अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। जी, मैं आज लेकर आई हूँ एक छोटा सा नावल है ये, जिसका नाम है रूह मोहब्बत, और इसको लिखा है हूर सुलेमान ने। ठीक है, ये बहुत लंबा नहीं है, बहुत छोटा सा नावल है। मैंने कहा चले आज थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं। वो ड्यूरिंग द वीक चलता रहेगा इस तरह शॉर्ट नावल, जो मैं सैटरडे संडे को कोशिश करूँगी कि मैं लेकर आया करूँ। ठीक है, चलें जी शुरू करते हैं। बारिश अपने दूरों पर थी। वो कब से शेल्टर के नीचे खड़ी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। परेशानी उसके हर अंदाज से बयां थी। उफ, कहाँ फंस गई। सर पर हाथ मारती उसने घड़ी पर नजर दौड़ाई। आज तो शामत पक्की है। उसे जहाँ खड़े आधा घंटा होने को आया था। आसपास से गुजरते लोग अब ना होने के बराबर रह गए थे, जो उसे मशकूक नजरों से घूरने में मसरूफ थे। मनहूस उनको देखूं कैसे घूर रहे हैं। वो सख्त नाला हुई। तभी उसके बराबर एक गंदा सा आदमी आकर बैठा था। ए बुलबुल, कहाँ जाना है। उसने अपने गलीज दांतों की भरपूर नुमाइश की। उसकी नज़रों से खाए वो थोड़ा परे सिरक गई। एक रात का कितना लेगी, दिल खुश कर दूंगा तेरा। वो आदमी अभी भी अपनी गलादत से बाज नहीं आया था। वो उसकी बातों से घबराकर एकदम उठी थी और शेल्टर से निकल गई, जबकि अपने पीछे उसे मुसलसल उसकी आवाज़ आ रही थी। अब वो चल कम और भाग ज़्यादा रही थी। उफ, प्लीज़ आज बचा ले, प्लीज़ अल्लाह। वो भागती ही दुआ कर रही थी। तभी सामने आने वाली गाड़ी से टकराते बची थी। टायर बुरी तरह चिड़चिड़ाए थे। वो सामान छोड़े वहीं बैठती चली गई थी। उसे लगा शायद आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तभी वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते तेज़ी से बाहर निकला था। नज़र सामने ज़मीन पर बैठे वजूद पर पड़ी तो वो थम सा गया। ब्राउन शलवार सूट पहने, दुपट्टा सर पर जमाए, भीगी भीगी सी वो उसके दिल में उतरी थी। आप ठीक हैं? उसे अपने कहे लफ्ज़ अजनबी लगे थे। वो कहाँ उसे कहने का आदी था। आवाज़ सुनकर उसने पट से अपनी आंखें खोली थी। मैं जिंदा हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। बेकरार से अपने आप को छू कर देख रही थी, ना जाने बगैर कि उसके एक एक अदा सामने वाले के दिल पर वार कर रही है। तुम ठीक हो, जिंदा हो। उसका हाथ थामकर उठाते वो स्पाट लहजे में बोला था। शुक्रिया। वो बस इतना ही कह पाई। यूं रोड पर पागलों की तरह भागने की वजह पूछ सकता हूँ। वो एक आदमी मेरे पीछे लग गया था, मुझे साथ लेकर जाने वाला था। मेरी माँ ने काम से भेजा था और मैं यहाँ फंस गई। अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। बात करते करते उसके लहजे में खौफ सिमट आया था। गहरी झील सी आंखों में उदासी देख उसका लहजा छलनी हुआ था। वो खुद अपनी कैफियत से अनजान था। कुछ नहीं कहेंगी वो तुम्हें, चलो तुम्हें छोड़ दूं। आज वो जिंदगी में हर वो काम कर रहा था जो पहले कभी नहीं किया, और उसकी ऑफर पर वो होंक बन गई थी। फौरन नफ़ी में सर हिलाती कदम पीछे लिए थे। वो उसका डर समझ सकता था। बेफिक्र रहो, तुम महफूज रहोगी, उसने उसे तसल्ली दी थी। वो मुझे मारेंगी। वो खौफ से कांपी थी। कोई कुछ नहीं कहेगा, चलो। वो दोनों ही बारिश में भीग गए थे। उसे ना चाहते हुए भी उसकी गाड़ी में बैठना पड़ा था। उसके बैठते ही उसने गाड़ी जन से भगाई थी। वो घर में दाखिल हुई तो सामने वजूद उसकी सौतेली माँ ने उसे बालों से पकड़ा था। कहाँ मर गई थी जलील है बेगैरत लड़की। वो दर्द से कराही थी। हरामजादी, बोल किस यार से मिलकर आ रही है। उसके हाथ से सामान छूट कर गिरा था, मगर इस जालिम औरत को परवाह नहीं थी। उसने आज भी अपना गुस्सा इस मासूम जान पर निकाला था। माँ तो पैदा होते ही मर गई थी, जबकि बाप उसे इस सौतेली माँ के रहमो करम पर छोड़ के मर गया था। तब से वो यूं ही उसका जुल्म सहती बड़ी हुई थी, और अब 18 साल के होने पर वो उसकी शादी अपने भाई से करवाने वाली थी। वो माहे नूर बचपन से अब तक उस सब की आदी बन गई थी, मगर अब जो कल उसके साथ होने वाला था वो उसे तोड़ कर रख रहा था। कल जब वो कमरे में काम कर रही थी तभी अपने पीछे उसने आहट सुनी थी। पीछे राशिद खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी सौतेली माँ का भाई, उसका मंगेतर। क्या हो रहा है जानम? उसके यूं बोलने पर उसका दिल खराब हुआ था। वो उसके बराबर से गुजर के जाने लगी, तभी उसकी नाजुक कलाई उस मोटे सांड के हाथों में आई थी, जो उसे अपनी तरफ खींचता दीवार से लगा गया था। कहाँ भाग रही है बुलबुल? उसके माथे से लकीर खींचता वो उसके होंठों पर आकर रुका था। उसका दिल किया अपनी जान ले ले। उसके नाजुक होंठों को मसलते वो मदहोश होकर उस पर झुका था। तभी वो एक धक्का देती बाहर की तरफ भागी थी। दिल तेज तेज धड़क रहा था।
सामने से आती शकीला ने इसे खूनख्वार नजरों से घूरा था। तभी पीछे से गुस्से में भरा राशिद बाहर आया था और उसे बालों से पकड़कर धनक ढक कर रख दिया था। छोड़ दे राशिद, मर जाएगी। शकीला ने उसे छुड़वाना चाहा था। मरने दे, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। मर तू अंदर, उसे भेज। शकीला ने राशिद को घूरा था। सब्र कर ले, कुछ दिन तेरे पास ही आएगी। सब्र ही तो नहीं होता, शकीला की बात कर। वो बेबाकी से बोला तो वो सर पकड़कर बैठ गई। पूरे ऑफिस में ठंडक हो रही थी। एसी फुल स्पीड से ऑन था, जबकि वो अपने अंदर की तलखी कम करने के लिए सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। वो उस लड़की को चाहकर भी अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। माजी की यादें उस पर हावी होने की कोशिश करती, मगर वो क्षण से उस लड़की का मासूम चेहरा उसकी नज़रों में आ जाता। वो आहनी हालत से परेशान बैठा अपने अंदर की घुटन बाहर निकाल रहा था। परेशानी से माथा मसलता वो कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा गया। नहीं, मैं उससे मोहब्बत नहीं कर सकता। ये औरत ज़ात भरोसे के काबिल नहीं है। उसको यकीन दिलाता वो तल्खी से बोला था। दरवाजे पर होती दस्तक पर वो सीधा होकर बैठा था। कमॉन, उसके बोलते ही उसका खास आदमी अंदर आया था। बुलाया था सर आपने? वो मौदब अंदाज में बोला था। बैठो अशरफ, मुझे तुमसे एक काम है, मगर ये काम बहुत ज़रूरी है। मुझे मालूमात चाहिए, ये एड्रेस है। उसने एक चिट उसके आगे की थी। यहाँ रहने वालों के बारे में एक एक बात, मतलब एक एक मालूमात मालूम करो और कल तक मुझे बताओ। वो अपनी बात पर जोर देता बोला था। हो जाएगा सर, बेफिक्र रहे। गुड, जाओ कल इसी टाइम मिलो मुझे। और तुम जानते हो मुझे काम में देर पसंद नहीं। वो स्मार्ट लहजे में बोला था तो अशरफ सर हिलाता बाहर की तरफ बढ़ गया था। कैसे कैसे तुम अरहम खान ने दिल में कैसे कैसे तुम अरहम खान के दिल में उतर गई? कैसे? बालों को मुट्ठियों में जकड़े वो बेबस हुआ था। वो बेहाल सी स्टोर रूम में बंद थी। दर्द से जिस्म दुख रहा था, मगर उसे फिर भी काम करना था, मेहनत करनी थी। उसकी सौतेली बहनें कुछ नहीं करती थी, बल्कि सब वही करती थी। उसे 18 का हुए अभी एक दिन ही हुआ था और घर में उसकी शादी की बात हो रही थी। राशिद पहले से शादी करके अपनी बीवी को तलाक भी दे चुका था, मगर फिर भी किसी ने उससे शादी पर एतराज़ नहीं किया था। वो उस पर गलीज़ नज़रें रखता था। वो यहाँ से भागना चाहती थी, मगर भागने के लिए ठिकाना होना भी ज़रूरी है। थक कर उसने आंखें मूंदी तो उस मगरूर शहजादे का चेहरा एकदम आंखों के सामने आया था। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली थी। उसे हक नहीं था कि वो ख्वाब में भी ये सब सोचती। उसे अपनी किस्मत पर जी भर कर रोना आया था। थक गई थी वो अपनी इस जिंदगी से। उसे बराए नाम खाना दिया जाता था। कपड़ों के नाम पर वो अपनी बहनों की उतरन पहनती थी। पूरा दिन कोहलू के बैल की तरह काम में जुटी रहती, फिर भी छोटी छोटी बात पर शकीला उसे मार मार कर अधमुआ कर देती। वो मर जाना चाहती थी, मगर अफसोस ये भी उसने बस में ना था मगर अफसोस ये भी उसके बस में ना था। रोती तड़पती बिलखती वो अपनी माँ को याद करने लगी, जिसकी शक्ल भी उसने नहीं देखी थी। तभी दरवाज़ा जोर जोर से बजा तो वो हिम्मत करती जल्दी से दरवाजे तक आई थी। सामने शकीला और उसकी छोटी बहन खड़ी थी। उसे धक्का देकर अंदर आई और एक शापर उसकी तरफ बढ़ाया। उसने ना समझी तो उस शापर को देखा और फिर उन्हें, माइयों का जोड़ा है, कल तुझे माइयाँ बिठाना है, तैयार हो जाना। मैं तो खिलाफ थी इन चौंचलों के, मगर तेरा होने वाला खसम ज्यादा ही बावला हुआ जा रहा है। मुंह बनाकर बोलती वो दोनों माँ बेटी जैसे आई थी वैसे ही वापस चली गई, जबकि वो एक बार फिर अपनी किस्मत को रोने को अकेली रह गई थी। वो ऑफिस के लिए तैयार होता नीचे आया तो मुलाजमा ने उसे देखकर जल्दी से नाश्ता लगाया, वरना उसका क्या भरोसा कि सजा दे देता। वो इस आलीशान घर में अकेला रहता था। बाप के इंतकाल के बाद उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। उसकी परवरिश उसकी दादी ने की थी, मगर वो इस बुरे दोस्तों की सोबत से नहीं बचा पाई थी। उसके दादा दादी ने उसे इस काबिल बनाया था। उसका उसका मुल्क में एक नाम था, पहचान थी, मगर उसका गुस्सा वो सब नाकाबिले बर्दाश्त था। दादा दादी के इंतकाल के बाद वो अकेला हुआ था। वो दोस्तों के साथ पुरानी रविश पर चला गया। अपनी वीरान जिंदगी को उसने संवारने के लिए तंजीला से शादी का फैसला किया, मगर वो उसे छोड़ गई क्योंकि उसे उससे बेटर ऑप्शन मिल गया था। उसका औरत ज़ात से भरोसा उठ गया था और अब अचानक माहिनूर का उसकी ज़िंदगी में आना उसकी ज़िंदगी में तूफान लाया था। अब तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, जो होगा मेरी मर्जी का होगा। उससे बोलता वो कोट के बटन बंद करता बाहर की तरफ बढ़ा था।
جہاں ڈرائیور نے اسے دیکھتے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ پورے کروفر سے بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی گارڈ نے اپنی پوزیشن سنبھالی تھی۔ آفس میں اس کا الگ ہی روب و دبدبا تھا۔ اس نے آتے ہی آفس میں ہلچل مچ جاتی تھی۔ وہ سوگوار سی مائیوں کے پیلے جوڑے میں بیٹھی تھی۔ اس سادگی میں بھی اس کا حسن غضب ڈھا رہا تھا۔ ایک ایک کر کے محلے کی عورتوں نے اس کی رسم کی تھی۔ معنی خیز سرگوشیاں اس کے چہرے پر کوئی رنگ نہ لا سکی۔ وہ بت بنی اپنے ساتھ ہوئی کاروائی دیکھتی رہی۔ دل بجھا ہو تو کہاں کچھ اچھا لگتا ہے۔ سوگوار سا حسن لیے وہ سب کی توجہ کا مرکز بنی بیٹھی تھی۔ جاؤ بیٹا، بچی کو لے کر جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ محلے کی ایک عورت نے اس کی جان بخشی کی تو شکر ادا کرتی اپنے کمرے اسٹور روم میں آئی تھی، اور پھر اتنا روئی کہ اس کی ہچکیاں بند گئی تھی، مگر یہاں کوئی اس کو چپ کرانے والا نہیں تھا۔ وہ بے حال ہوتے یوں ہی روتے روتے نیند کی آغوش میں چھپ گئی۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، تبھی انٹرکام پر اسے اشرف کے آنے کی اطلاع ملی تھی۔ آ جاؤ اشرف۔ اسے اندر آتے دیکھ وہ جام چھوڑ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ کیا خبر لائے؟ سر، اچھی خبر نہیں ہے۔ اشرف کی بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ جلدی بولو اشرف۔ سر، وہ کسی علی صاحب کا گھر ہے، ان کی ایک بیٹی ماہ نور ہے، باقی سوتیلی بیٹیاں ہیں۔ شکیلا اپنی سوتیلی بیٹی پر بہت ظلم کرتی ہے، اور اب اس کی شادی اپنے طلاق یافتہ بھائی سے زبردستی کروا رہی ہے۔ اپنی بات مکمل کرتا اس نے ایک لفافہ اس کے آگے کیا تھا، جس میں تمام افراد کی تصویریں موجود تھیں۔ اس دشمن جان کی تصویر دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ اتنا معصوم دل موہ لینے والا حسن! یہ کون ہے؟ سر، یہ ماہ نور ہے، کل ان کی شادی ہے۔ ان پر بڑا ظلم ہے۔ اور کل کس ٹائم ہے اس کی شادی؟ اشرف کی بات کاٹتا وہ پوچھ بیٹھا۔ شام میں نکاح ہے، کل اس کا نکاح ہوگا، مگر مجھ سے تیاریاں مکمل کرو۔ حکم دیتا اس نے اشرف کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ سر جھکا کر چلا گیا، جبکہ وہ خود اس کی تصویر دیکھتا کہیں کھو سا گیا۔ بہت جلد چرا لوں گا تمہیں میں، اپنے پاس قید کروں گا۔ دنیا سے چھپا کر محبت سے اس کی تصویر دیکھتا وہ اس کی تصویر سینے سے لگا گیا۔ اس چھوٹے سے گھر میں آج میں مکمل شور شرابہ تھا۔ دلہن کو تیار کرنے کے لیے محلے کی ہر لڑکی آئی تھی۔ وہ بے جان وجود لیے سب دیکھتی رہی تھی۔ اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ کچھ بولتی، سب چپ بیٹھی، سب سہ رہی تھی۔ اسے مکمل دلہن کا روپ دیا گیا تھا۔ آج کے دن کے لیے راشد کی پہلی بیوی کا جوڑا اسے دیا گیا تھا۔ مکمل دلہن بنے وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ تبھی بارات آنے کا شور اٹھا۔ ساری لڑکیاں بھاگ کر باہر بھاگی تھیں، جبکہ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آیا تھا۔ اس نے پریشانی سے اپنے ہاتھ مسلے تھے۔ تبھی باہر سے ایک بار پھر شور کی آواز سنائی دی تھی۔ کچھ انجان لڑکیاں اندر آئی تھیں اور اسے بے حد مہنگا اور نفیس جوڑا پہننے کو دیا تھا۔ وہ بدحواس سی اندر گئی اور منہ دھو کر کپڑے بدل کر آئی تھی۔ اندر آئی لڑکیوں نے ایک بار پھر اسے تیار کیا تھا۔ ہر چیز بے حد نفیس اور قیمتی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ہوش تو تب آیا جب وہ لڑکیاں اسے لیے باہر آئیں۔ اپنے سامنے راشد کے زخمی وجود کو دیکھ اس کے چھکے چھوٹے تھے، جبکہ ایک طرف روتی دھوتی اس کی ماں اسے گھور رہی تھی۔ اسے کچھ برا ہونے کا خدشہ ہوا تھا۔ وہ دروازہ دھاڑ سے مارتا اپنے آدمیوں کے ساتھ اندر آیا تھا۔ اتنے امیر کبیر آدمی کو دیکھتے وہاں ہر کوئی مرعوب ہوا تھا، مگر ہوائیاں تب اڑی جب اس نے ایک حکم کر کے اس کے آدمی نے راشد کو دھنک دھو کر رکھ دیا تھا، جبکہ بیچ بچاؤ کے لیے آتی شکیلا بھی ساتھ آئی عورتوں کا شکار بنی تھی۔ اس کے ایک اشارے پر لڑکیاں عورتوں سے پوچھتی اس کے کمرے میں گئی تھی، اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد اسے سنوار کر باہر لائی۔ وہ جو بے حس بنا بیٹھا تھا اس کو دیکھتا رہ گیا۔ لال رنگ کے بہت خوبصورت کامدار جوڑے میں فل میک اپ کے ساتھ اس کا حسن مزید نمایاں ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف اس اجنبی کو دیکھتی وہ بکھلا گئی تھی، مگر اتنی ہمت کہاں سے لاتی کہ اپنا منہ کھولتی۔ ماں اور راشد کا حال دیکھ وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی یہ کس نے کیا ہے۔ اس کے پاس آتے ہی ارحم نے اس کے لیے اپنے پاس جگہ بنائی تھی۔ بنا چوں چرا نکاح کرو،
میں کوئی مزاحمت برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اس کے رہے تھے اور سان بھی قطع کر گیا تھا۔ نکاح شروع کریں۔ اس کی آواز میں اتنا روب تھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ بیچ میں بول سکے۔ اس نے مری آواز میں قبول ہے کہا تھا۔ وہ جو اپنے نصیب سے نالاں تھی اچانک اس افتاد پر سنبھل بھی نہیں پا رہی تھی کہ اسے جھٹکے پر جھٹکے مل رہے تھے۔ وہ انسان جسے اس نے اپنے خوابوں میں آنے پر بھی پابندی لگائی تھی آج پورے کا پورا اس کا تھا، مگر یہ سب اتنا عجیب انداز میں ہو رہا تھا کہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہاں، اس نے شکر ادا کیا تھا، اس موٹے سے جان چھوٹ گئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی وہ اٹھ کر راشد کے سامنے گیا تھا اور اس کا گریبان پکڑ کر جھٹکے سے اسے اوپر اٹھایا تھا۔ درد کی شدت سے اس کی چیخ نکلی تو وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ کیا ہوا؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ بڑا زوم ہے نا اپنے مرد ہونے پر، اتنی بھی تکلیف برداشت نہیں؟ وہ گرایا اور ایک مکہ کھینچ اس نے منہ پر مارا اور مارتا ہی گیا۔ شکیلہ کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں، مگر سب بے حس بنے تماشا دیکھ رہے تھے۔ رخصتی کرو، ایک حکم دیتا وہ باہر کی جانب بڑھا تو ساتھ آئی لڑکیاں اسے ساتھ لیے آگے بڑھی تھیں۔ میرا سامان؟ وہ بکھلائی تھی۔ میں وہ سب سامان موجود ہے، آپ آ جائیں۔ اس کا ہاتھ تھامتی وہ اسے باہر لائی تھی۔ جہاں وہ گاڑی میں بیٹھا اس کا منتظر تھا، اس کے برابر میں بیٹھتے ہی اس نے گاڑی بڑھانے کا حکم صادر کیا تھا۔ گاڑی اپنی منزل پر رواں دواں ایک پرآسائش بنگلے کے آگے رکی تھی۔ ماہی نے حیران نظروں سے وہ محل نما بنگلہ دیکھا تھا۔ ایسا تو بس اس نے سوچا ہی تھا۔ باہر آؤ، اسے حکم دیتا وہ اندر بڑھ گیا، جبکہ اس کے یوں رویے پر اس کا دل بجھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اسے لایا تھا۔ اب تو دل میں عجیب طرح کے وسوسے آنے لگے تھے، ہول اٹھنے لگے تھے۔ ان لڑکیوں کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے بے حد وسیع خوبصورت لان دیکھتی وہ مرعوب ہوئی تھی۔ جیسے جیسے وہ اندر جا رہے تھے اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، اور جیسے ہی اسے اندر لے جایا گیا وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی تھی۔ ساتھ کھڑی لڑکیاں ایک دم گھبرائی تھیں، جبکہ اندر موجود ارحم ان کی آواز پر بھاگتا باہر آیا تھا اور اسے یوں بے ہوش دیکھ اس کے ماتھے پر شکنیں پڑی تھی۔ تم لوگوں کے گھورنے سے یہ ہوش میں نہیں آ جائے گی۔ ان سب کو جھڑکتا وہ اسے باہوں میں بھرتا لمبے ڈگ لیے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اس کا کمرہ بے حد خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اسے بیڈ کے بیچ لٹا کے وہ ایک دم اس پر جھکا تھا۔ کتنی پیاری تھی وہ، اس کا ایک ایک نقش حفظ کرتا وہ دیوانہ ہوا تھا۔ دل میں کئی جذبات ایک ساتھ جاگے تھے، مگر اسے ہوش میں لانا ضروری تھا، اس لیے لڑکی کو اندر بھیجتا وہ خود باہر آ گیا۔ بہت مشکل تھا خود پر ضبط کرنا۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی ماہ نور کے ہوش میں آنے کی خبر اسے دی تھی تو وہ تھوڑا ریلیکس ہوا۔ اس کے لیے کھانے کا بول کر وہ خود اسموکنگ روم میں گیا، مگر آج سگریٹ پینے کا دل ہی نہیں تھا۔ شام سے رات ہو گئی تھی۔ وہ اب بھاری قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، جہاں موجود معصوم وجود اس کے ڈر سے آنکھیں موندے پڑا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو کمرے میں ملیج کا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور وہ پری پیکر اس کے بیڈ پر پورے حق سے براجمان تھی۔ اسے دیکھتے اس کی دھڑکنیں بڑھی تھی۔ بھاری قدم اٹھاتا وہ اس کے پہلو میں دراز ہوا تو اس کی پلکیں لرزی تھیں۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، تو کیوں میرا امتحان لینے کو تلی ہو؟ پہلی نظر کی محبت ہو میری، میرے دل کا حال بے حال کر دیا ہے تم۔ ان سب چیزوں کا حساب کون دے گا؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ لرزتی پلکیں، کپ کپاتے ہونٹ، وہ دیوانہ ہوا تھا۔ تبھی جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے پرحدت لب رکھے تو اس نے ایک دم مٹھیوں کو بھینچا تھا۔ آنکھیں کھولو، اس نے ایک حکم صادر کیا تھا۔ آنکھیں کھولو ماہے۔ اس کے لہجے میں اب سختی در آئی تھی۔ ماہے کو اس کے لہجے سے خوف آیا تھا۔ تبھی ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ سامنے وہ مغرور شہزادہ پورے حق سے اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کھولنے پر اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا۔ نام پتہ ہے میرا؟ اس نے کان کے قریب آتے اس سے سوال کیا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ مبہم سا مسکرایا۔ ارحم، نام لو میرا۔ ایک اور حکم۔ جی؟ اس نے تھوک نکلا تھا۔ میں نے کہا نام لو میرا ارحم۔ اس نے بڑی دقت سے اس کا نام لیا تھا۔ تبھی وہ ایک دم اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور پوری شدت سے اس نے اپنی محبت کی مہر ثبت کی تھی۔
کہ वो तड़प उठी। उसकी शर्ट मुट्ठियों में भींचे उसे खुद को उससे छुड़ाया था, मगर वहाँ गिरफ्त आनी थी। उसके होंठों को आज़ादी देता वो उसकी गर्दन पर झुका था। आहिस्ता आहिस्ता वो उस पर पूरा काबिज हुआ था और उस पर अपनी गिरफ्त तंग कर गया था कि वो मुज़ाहमत भी न कर सकी। लम्हा लम्हा गुजरती रात उसके जुनून को पागलपन में बदल रही थी और वो मोमी गुड़िया तकलीफ से बेहाल होती खुद को उसके रहमो करम पर छोड़े बेडशीट को मुट्ठियों में भींच गई। सुबह उसकी आंख मोबाइल की बेल पर खुली थी। मंदी मंदी आंखें खोले उसने टाइम देखा, जहां सुबह के 11 बज रहे थे, और फिर एक नज़र अपने पहलू में बिखरी बिखरी थी उसकी शर्ट पहने सोए माहे पर पड़ी तो वो उस पर झुक कर उसका माथा चूमता उठ बैठा, जबकि मोबाइल की आवाज़ पर उसकी नींद भी खुली थी। रात अरहम की सरगोशियां उसको मोहब्बत का एहसास दिलाना वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या ऐसा भी होता है। अरहम ने अपनी कमर पर उसकी नज़रों की तपिश महसूस की तो मुस्कुराया और अपना रुख उसकी तरफ किया। उठ गई मेरी जान, उसके बाल हाथों से संवारता वो प्यार से बोला तो सरस बात में हिला गई। मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए तुमसे, मगर मैं क्या करूं? मैं तो शायद तुमसे बात करता, मगर तुम्हारी शादी का पता चला तो मुझे ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। मैं जानता हूं तुम इस सब से खुश नहीं थी जब भी ये किया। क्या मुझे माफ़ी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझसे माफ़ी मत मांगे। आपने तो मुझे इस जहन्नम से आज़ादी दिलवाई है। आप तो मेरे मोहसिन हैं, मसीहा हैं। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और आप कोई अजनबी नहीं हैं। मैं जानती हूँ आपको इस दिन बारिश में भी आपको पहचान गई थी, मगर उस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी। उसका हाथ थामे वो उस पर अपनी मोहब्बत आश्कार कर गई। वो उसे अक्सर अखबार और रसाइल में देखती थी। वो उसका क्रश था। इनकी पहली मुलाकात जैसी थी। वो बेहद परेशान और डरी हुई थी। मुझे अच्छा लगा तुमने सच बोला। मुझे सच बोलने वाले पसंद हैं। झूठ से सख्त नफरत है मुझे। उसके गाल सहलाता वो मुस्कुरा कर बोला था, अब रेडी हो जाओ, फिर मुझे नीचे मिलो। उसे बोलता वो फ्रेश होने चला गया, जबकि वो हैरान से उसे देखने लगी। कितना अजीब रवैया था उसका, मगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि यहाँ से अब कहीं और जाए। उसे ये रास्ता निभाना था हर हाल में। वो नीचे आई तो डाइनिंग टेबल पर बैठा उसी का वेट कर रहा था। उसके दिए लिबास में वो दमकती शहजादी लग रही थी। और हमने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास बैठाया तो वो झिझकती बैठ गई। इतने लवाजमात उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे जितने इस वक्त इस टेबल पर मौजूद थे। वो एक एक करके उसे पता नहीं क्या क्या सर्व कर रहा था। उसके चेहरे की चमक ही अनोखी थी। माही ने पहली बार उसे मुस्कुराते देखा था। वो मुस्कुराते हुए कितना प्यारा लगता था। माही का हाथ गैर इरादी तौर पर उसके गाल पर गया था। उसने चौंक कर उसे देखा तो वो झींप कर हाथ हटाने लगी, मगर वो उसका हाथ थामता लबों से लगा गया तो वो शर्मा गई। तभी मुलाजम के आने पर उसने अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकाला तो अरहम के माथे पर शिकनों का जाल बना था। एकदम उसका मुंह अपने हाथ में दबोचे वो भड़का था, आइंदा मेरा हाथ झटकने की गलती मत करना। गुस्से से उसका मुंह छोड़ता वो लंबे डग भरता बाहर निकल गया, जबकि वो आंसू बहाती खुद को कोसती रही। वो केबिन में बैठा सख्त मुस्तरब था। उस बेचारी से जबरदस्ती निकाह किया, और अब ये सब उसकी भी तो कोई गलती नहीं थी। वो इतनी बोल्ड नहीं थी। मुझे समझना चाहिए था। खुद को सरजनिश करता वो परेशान हुआ था। अगर वो नाराज होकर छोड़ गई तो उसके दिल में डर कुंडली मारकर बैठा था। पूरी मीटिंग वो परेशान ही रहा, और वहां से फारिग होते ही वो घर के लिए निकला था, क्योंकि उसे डर था कहीं वो उसे छोड़कर न चली जाए। गाड़ी से उतरते वो तकरीबन भागने के अंदाज में अपने कमरे में आया, जहां वो बेड पर बैठी किताब पढ़ने में मसरूफ थी। अरहम की जान में जान आई थी उसे सामने देखकर। आगे बढ़कर उसने जल्दी से उसे गले लगाया था। उसके गाल चूमे थे। वो तो उस अचानक अफ्ताब पर बुखला गई थी, मगर इतनी हिम्मत कहाँ से लाती कि उसे खुद से अलग कर सके। बस उसका लम्स जा बजा अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। जो दीवाना वार उस पर झुका उसे चूमने में मसरूफ था। पूरा वक्त ना वो खुद सुकून से रहा था और ना उसे रहने दिया था। वो शर्माती लजाती उसी की पनाहों में पिघलती जा रही थी, जबकि वो तो इंतहा की हद तक बेबाक था। माहिर नूर ने उसके बिखरे बाल अपने हाथों से समेटे तो वो उसका माथा चूमता बराबर में लेटकर उसका सर अपने सीने पर रख गया। चाहे कितना भी नाराज हो लेना माहे, मगर छोड़कर मत जाना मुझे। उसका हाथ चूमता वो बेबसी से बोला तो उसका माथा चूमकर मुस्कुरा दी। आप मेरा मस्कन है। आपके सिवा अब है ही कौन इस दुनिया में मेरा? आप मेरा घर हैं, मेरा दिल है। मैं कैसे रह सकती हूँ आपके बगैर? वो थोड़े ही वक्त में उसकी मोहब्बत में डूब गई थी। शायद मोहब्बत ऐसी ही होती है, बिना गर्ज के।
ان کی شادی کو مہینہ ہو گیا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، بہت محبت کرتا، مگر معمولی سی بات پر اس کا اچانک موڈ بگڑ جاتا، جس سے وہ پریشان رہنے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا ارحم کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، ورنہ اس جیسا پیارا انسان اچانک اتنا وحشی نہیں بن سکتا۔ ملازموں سے وہ زیادہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ ارحم کی اس پر ہر پل نظر رہتی تھی، وہ اسے ایک پل بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ اسے ڈر لگتا تھا اس کی ماں اور تنزیلہ کی طرح ماہی بھی اسے چھوڑ جائے گی، مگر بھلا جو خود ساری زندگی محبت کے لیے ترتی ہو، وہ اپنا محبت بھرا آشیانہ چھوڑ کر کہاں جائے گی؟ مگر ارحم اپنے دل کا کیا کرتا؟ اپنی ماں کے بعد اسے دادی نے سنبھالا تھا، مگر تنزیلہ کے بعد وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا، غلط صحبت میں رہنے لگا تھا، اور پھر ایک دن وہ اسے ملی اور اس کی زندگی میں بھونچال برپا کر گئی۔ وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا، وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی شادی کا سن کر وہ اپنے قابو میں ہی کہاں رہا تھا۔ بھلا اسے جو ٹھیک لگا اس نے کیا۔ وہ اب ماہی کو کھونے کا نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ ماہی کیا چاہتی ہے۔ وہ خود غرض بن گیا تھا، وہ محبت کا مارا تھا، اسے محبت سے ہی سدھارا جا سکتا تھا۔ ماہی ہر ممکن اس کا خیال رکھتی تھی، مگر کبھی کبھی وہ اس کی ایک غلطی کی بھی اسے کافی بھاری سزا دیتا، اور پھر اسے کھونے کے ڈر سے پاگلوں کی طرح اس پر اپنی محبت کی بارش کرتا تھا۔ وہ نارمل بیہیو نہیں کرتا تھا۔ وہ ایک قابل بزنس مین اندر سے مکمل ختم ہو چکا تھا۔ اس کا موڈ آج بہت اچھا تھا۔ آج ارحم نے اسے باہر گھومنے لے جانے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے وہ سارے کام جلدی سے نپٹا کر اب تیار ہونے میں مصروف تھی۔ جب سے وہ آئی تھی ارحم کے کام اس نے اپنے ذمہ لیے ہوئے تھے۔ اچھے سے تیار ہو کر اس نے ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا تو خود ہی شرما گئی۔ کتنی پیاری ہو گئی تھی۔ وہ کالے رنگ کی کامدار فراک، ہلکا میک اپ، ڈائمنڈ جیولری جو ارحم نے اسے دلائی تھی، وہ کہاں سوچ سکتی تھی اس سب کے بارے میں؟ اوپر سے ارحم کی محبت نے ایک الگ ہی رنگ چڑھایا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے یوں خود کو دیکھتے پا کر اسے اپنے حصار میں قید کیا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اب ہم مکمل ہوئے ہیں۔ اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ جماتی وہ آہستہ سے بولی تو وہ جھک کر اس کے کان کی لو کو چوم گیا۔ مجھ سے مت شرمایا کرو جان ارحم، ہمارے درمیان شرما شرمی والی کوئی بات نہیں۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑتا وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ ماہر نے بھی اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالی تو وہ اسے خود میں بھینچ گیا۔ ارحم، ہمیں جانا تھا نا؟ لبوں کو آزادی ملتے ہی ماہر نے اسے یاد دلایا تھا۔ اس کی بات پر وہ مسکراتا اس کا ہاتھ تھامے باہر آیا تھا۔ اسے وہ سب سے پہلے ہی سائیڈ لے کر گیا تھا۔ پانی دیکھ تو وہ پاگل دیوانی ہوئی تھی۔ ارحم تو اسے دیکھ دیکھ ہی پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ اتنا نایاب اور قیمتی موتی اس کا ہے، بنا کسی ملاوٹ کے، بالکل خالص۔ وہ ہنستی کھیلتی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہاں موجود کئی لڑکیوں نے ارحم کو اس کے ساتھ دیکھا اور جل گئی، مگر وہ دیوانہ تو اپنی دیوانی کو دیکھنے میں مصروف تھا، جیسے اس سے زیادہ ضروری کوئی دوسرا کام ہی نہ ہو۔ وہاں سے ارحم کے منع کرنے کے باوجود اس نے گول گپے اور چنا چاٹ کھائی تھی اور اسے بھی کھلائی تھی۔ وہ اسے خوش دیکھ کر خوش تھا۔ پھر وہ اسے پورے کراچی کی ہر خاص جگہ لے کر گیا تھا۔ وہ تو کبھی ایسے گھومنے نکلی ہی نہیں تھی۔ اس کے لیے یہ سب بہت نیا اور انوکھا تھا۔ ارحم تو بس اس کی خوشی میں خوش تھا۔ آخر میں وہ اسے دو دریا لایا تھا۔ اتنے خوابناک ماحول میں دونوں نے ڈنر کیا۔ تبھی واپسی پر وہ ایک بار پھر ساحل پر جانے کے لیے بضد ہوئی تھی۔ ارحم کے لیے اس کی خوشی اہم تھی، اس لیے وہ اسے لیے ساحل پر آیا تھا، جہاں وہ اب اس کا ہاتھ تھامے ننگے پیر ساحل پر چلتی اس سے اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ ارحم نے اس کے گرد بازو پھیلائے تو وہ پورے حق سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ سمندر کی موجیں ان کے پیروں کو چھوتی واپس لوٹ رہی تھی۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش، ایسا لگ رہا تھا وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ ارحم نے اس کے چہرے پر خوشی دیکھی تھی۔ واپسی پر وہ بس اسی سب کے بارے میں بات کرتی رہی تھی، جبکہ وہ آج اسے سننا چاہتا تھا۔ واپسی پر وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ بستر پر گرتے ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے دیکھتا مسکرایا اور اس پر جھکا تھا۔ وہ جو گہری نیند میں تھی ایک دم گھبرا کر اٹھی تھی اور اسے خود سے دور کیا تھا، اور اس کے یوں کرنے پر وہ ایک دم اس کے بال مٹھی میں جکڑ گیا۔ ارحم، مجھے بھی ہوا جب تم نے مجھے خود سے دور کیا۔ دور ہونا ہے مجھ سے؟ بتاؤ۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ماہی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ نہیں، دور نہیں جانے دوں گا، مار دوں گا تمہیں جان سے۔ وہ پاگل ہو گیا تھا، اس کا منہ دبوچے وہ سب فراموش کر گیا تھا۔ اس کے منہ چھوڑنے پر وہ بھاگ کر واش روم میں بند ہوئی تھی۔ دروازہ کھولو ماہی، وہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ نہیں، آپ مارو گے، ہچکیوں سے روتی وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور دوسری طرف وہ بالوں کو مٹھیوں میں بھینچے پورا کمرہ تہس نہس کر گیا۔
पूरी रात वॉशरूम में बैठे बैठे उसकी कमर अकड़ गई थी, मगर वो इतना डर गई थी कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई बाहर निकलने की। बाहर से आती खटपट पर वो घबराती और दबकी थी। जब उसे यकीन हो गया कि वो अब चला गया है तो उसने हिम्मत करके कमरे से बाहर कदम निकाला था। आज फिर उसे अपना बचपन याद आया था। क्यों करते हैं आप ऐसा? कमरे की हालत देख वो फूट फूट कर रो दी थी। मुझे मालूम करना होगा ऐसा क्या हुआ है आपके साथ जो आप इस तरह हो गए हैं। खुद से बोलती उसने जल्दी जल्दी से कमरा साफ किया और बाकी काम मुलाजमा को बोलती वो सर्वेंट क्वार्टर की तरफ आ गई जहां अरहम की पुरानी मुलाजमा रहती थी। उसे देखते ही वो उठ बैठी तो वो उनके पास जाकर बैठ गई। खैरियत बेटा, आज आप यहाँ? उसे देख वो हैरान हुई थी। जी अम्मा, मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। कैसी बात? वो परेशान हुई थी। मुझे अरहम के माजी के बारे में सब जानना है। वो क्यों ऐसे हैं, इतने गुस्से वाले? बिल्कुल बदल जाते हैं वो। उनको बताती वो रो दी थी। बेटा संभालो खुद को, उस बच्चे ने बहुत कुछ सहा है। अल्लाह बस उसे सब्र दे। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े पहाड़ टूट चुके हैं। जब ही उसकी शख्सियत मसक हो गई है। अम्मा के बोलने पर उसने परेशानी से उन्हें देखा। अब बताएं ना मुझे, मुझे सब जानना है, तभी मैं इनके करीब हो सकती हूँ, उन्हें ठीक कर सकती हूँ। वो एक कदम से बोली तो उन्होंने बात शुरू की थी। रूबी और जमशेद साहब की लव मैरिज थी। जमशेद साहब उम्र में बड़े थे। उनका एक ही बेटा था अरहम, इन दोनों का लाडला। मगर कुछ अरसे से वो अपनी माँ की तवज्जो नहीं पा रहा था। वो ज़्यादातर अपना वक्त पार्टीज और दीगर कामों में सर्व करती थी। वो मासूम बच्चा अपनी माँ की मोहब्बत के लिए तरसता रहता। जमशेद साहब को भी अब उसकी आदत बुरी लगने लगी थी। उन्हें समझाते थे मना कर मगर वो मान कर न देती। तभी एक दिन जब कोई घर में नहीं था, मासूम अरहम ने अपनी माँ को अपने एक दोस्त के साथ बेडरूम में जाते देखा। वो मासूम कहाँ जानता था किसी चीज़ के बारे में। वो माँ से मिलने ऊपर गया तो उसकी माँ बिना लिबास उस आदमी की बाहों में झूल रही थी। उसे देख के एकदम बदहवास होती उसे मारती चली गई, जबकि वो बेचारा अपना कसूर भी जान न पाया। उसे इतना जोर दो कोप किया गया कि वो डरा सहमा रहने लगा। उसकी शख्सियत मुतासिर हो रही थी। रूबी बेगम का जब दिल करता उसे मारती, और जब ये बात जमशेद साहब को पता चली वो अपना कंट्रोल खो बैठे। इन दोनों में तलाक हुई तो जमशेद साहब बिल्कुल खामोश हो गए और एक दिन चुपके से आंखें मूंद लीं। उस मासूम की जिम्मेदारी उसकी दादी ने संभाली, मगर जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था तलखी उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। उन्होंने उसे बहुत संभाल कर रखा था, मगर वो लड़का था, बुरी सोबत का शिकार हुआ। अपनी माँ का किया उसे याद आता तो वो यूं ही पागल हो जाता। फिर उसकी ज़िंदगी में तंजीला आई जो उसे सबसे अलग लगी। वो साथ रहते एक दूसरे का ख्याल रखते, मगर उसका माजी जानकर वो उसे छोड़ गई। उसे किसी और से मोहब्बत हो गई थी। वो टूटा बिखरा और बुरा बन गया। उसे मोहब्बत लफ्ज़ से नफरत हो गई। उसका दिल करता सब तहस नहस कर डाले। वो पत्थर बन गया था, उस पर कुछ असर नहीं करता था। वो बिना फीलिंग वाला इंसान था। उसे सब फीलिंग लेस कहते थे, मगर उसे परवाह नहीं थी। वो लोगों को मारने से भी दुरेग नहीं करता था। वो शिद्दत पसंद बन गया था। अक्सर अपने माजी को याद करता वो होश खो बैठता था। तब उसे मुलाजम संभालते थे। वो कितने दिनों कमरे से नहीं निकलता था। लोग उसे पागल समझने लगे थे, मगर वो पागल नहीं था, वो अकेला था। उसे सहारा चाहिए था जो कोई उसे कभी दे ही नहीं सका। वो दोनों बस पानी पर गुजारा करता और ज़्यादा से ज़्यादा सिगरेट पीता, लोगों से दूर रहता, तन्हाई पसंद हो जाता और नॉर्मल होता तो काम काम काम, उसके अलावा उसे कुछ नहीं सूझता था। वो मशीन बन गया था, जैसे कुछ महसूस ही नहीं होता था। वो लोगों के दर्द को नहीं समझता था। उसे सब अपनी तरह बेहिस लगते थे। उसी औरत ज़ात से नफरत हो गई थी। वो उनके नाम तक से चिढ़ता था। न जाने कितनी औरतें उसके पास आती थीं, मगर वो आंख उठाकर उन्हें नहीं देखता था, धुतकार देता था। उसे नहीं चाहिए था कोई और। फिर उसने माहे को देखा तो लगा सब कुछ अलग है। वो खुद पर से इख्तियार खो गया और बिना उसकी मर्जी जाने उसे ज़िंदगी में शामिल कर गया। जैसे जैसे वो उसकी कहानी सुनती जा रही थी उसकी आंखों से आंसू रवां थे। बेटा प्लीज़ उन्हें मत बताना कुछ, आप बेफिक्र रहें, आपके ऊपर कोई नाम नहीं आएगा। उन्हें तसल्ली देती वो बाहर अपने पोर्शन में आई थी। उसके शोहर की ज़िंदगी इतनी तल्ख होगी उसने सोचा भी नहीं था। बज़ाहिर खुश दिखने वाले लोग अंदर से कितने टूटे होते हैं, उसका तो किसी को एहसास ही नहीं होता। सब अपनी ज़िंदगी में गुम, किसी की परवाह कब करते हैं। वो भी एक टूटा हुआ शख्स था जो दुनिया के सामने मजबूत बना रहता था।
मगर आज माही को एहसास हुआ था कि वो अंदर से कितना अकेला है। वो डरता था कि कहीं वो फिर से अकेला ना रह जाए, इसलिए वो अक्सर ज्यादती कर जाता था। आज उसकी की हकीकत जानते वो बहुत अफसरदा सी हो गई थी। लम्हे को भी उसके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि वो उसे छोड़ जाए, बल्कि उसे तो अब अपने अरहम को संभालना था, उसे अपने साथ का यकीन दिलाना था। मगर ये इतना भी आसान नहीं था। बचपन के लगे जख्म को भरने में अभी बहुत वक्त दरकार था। जख्म लगने में लम्हा लगता है, मगर उसे मंजिल मुंदमल होने में सालों लग जाते हैं। जितना बड़ा और गहरा जख्म, वो इतना ही दर्द देता है। उसका भी गम बहुत बड़ा था, जो अपने निशान छोड़ गया था। इंसान बाज़ औक़ात खुद को ठीक करने की कोशिश करता है, मगर ये जालिम दुनिया सब खत्म कर देती है। उस इंसान से उसके जीने की वजह तक छीन लेती है। ये जालिम दुनिया ही तो एक इंसान को जानवर बनने में मजबूर करती है। आजकल की लड़कियां दौलत के लालच में इब्ने आदम से खेलती, तो कहीं जिस्म की लालच में वो इंसान बिनते हवा को नोच डालते हैं। कसूर दोनों का बराबर होता है, मगर इल्ज़ाम सिर्फ एक तरफ लगाया जाता है। उसकी तस्वीर देखती उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू रवां हुए थे। उसे आहिस्ता आहिस्ता सब करना था। उसे अरम की बीवी, बाद में पहले दोस्त बनना था, चाहे फिर उसे कितना ही कुछ बर्दाश्त करना पड़े। ऑफिस के कैबिन में वो मुस्तरब सा बैठा था। जानता था कल जो हुआ गलत हुआ, मगर वो अपने डर का क्या करता। माही को देख वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था, मगर वक्त के साथ साथ वो उससे मोहब्बत करने लगा था। वो मासूम थी, सीधी सादी, मगर न जाने क्यों उसे अपना माजी भूलता ही नहीं था। वो जब जब भूलना चाहता, उसका माजी पूरी आबोताब के साथ उसके सामने आ जाता, और वो अनजाने में उसे अजियत से दो चार कर देता। अभी भी वो पछताओं की जद में था। कल का रवैया याद आया तो एक बार फिर डर गालिब आया कि कहीं वो छोड़कर न चली जाए। इसलिए अपना काम छोड़ वो अंधाधुंध भागा था। रैश ड्राइविंग करता वो घर पहुंचा तो उसे कहीं नजर नहीं आई। उसका दिल धक से रह गया था, दिल को जैसे किसी ने तेज धार आले से चीरा था। माहे, उसकी आवाज में कितना दर्द था। तभी उसे अपने सीने पर उसको नरम हाथ महसूस हुए थे। माही, यहाँ है अरहम, मोहब्बत से कहते उसने उसकी पुश्त पर अपने लब रखे थे। वो बेयकीन हुआ था, पलटकर उसे सीने से लगाया जैसे उसका यकीन करना चाहता हो। मेरी जान, तुम हो ना मुझे छोड़कर? तुम हो ना तुम हो ना मुझे छोड़कर तो नहीं गई ना? तो उसका एक एक नक्श चूमते वो दीवाना हुआ था। मैं ही हूँ अरहम, मैंने कहाँ जाना है? मेरा ठिकाना तो आप ही है ना? उसके चेहरे को अपने हाथों में लिए उसने मोहब्बत से कहा था। आई एम सॉरी जान, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत दर्द देता हूँ ना? उसके चेहरे को चूमते उसकी आंखें नम हुई थी। अरहम उसके चेहरे पर नमी महसूस करती वो तड़प सी गई थी। नहीं रोए, नहीं ना, नहीं रोए, नहीं। उसका हाथ थामती उसे बेड पर बिठाए उसने मोहब्बत से उसके आंसू साफ किए थे। मैं एक अच्छा इंसान नहीं माहे, मुझे सब छोड़ जाते हैं, तुम भी छोड़ जाओगी, मैं जानता हूँ। वो तड़प रहा था। किसने कहा माहे अपने अरहम को छोड़ जाएगी? माहे के अरहम को बहुत माहे को अरहम से बहुत प्यारे और अच्छे इंसान है, इनके जैसा तो कोई है ही नहीं। और माहे वादा करती है, माहे अपनी आखिरी सांस तक अपने अरहम को नहीं छोड़ेगी। उसके माथे पर लब रखे तो वो सुकून से आंखें मूंद गया। उसने झुककर उसकी आंखों पर लब रखे थे, आहिस्ता से उसके गाल पर लब रखे वो उसके होंठों के पास आई थी। वो थोड़ा झिझकी, मगर हिम्मत करके उसके लबों पर अपने लब रखे तो वो दीवाना हुआ था। उसे मजबूती से थामे बेड पर गिराया था। वो कटी ढाल की तरह उसके सीने पर गिरी थी, और वो उस पर अपनी गिरफ्त सख्त करता चला गया। जबकि वो आंखें बंद किए उसे महसूस करने लगी। उसने करवट लिए अपने बराबर में लेटे अरहम को देखा, जो थोड़ी देर पहले ही नींद की आगोश में गया था। उसने मोहब्बत से उसके बाल समेटे और उसके माथे पर लब रखे। वो उसे बदल देगी, अपनी मोहब्बत के रंग में रंग देगी। उसे यकीन था। उस पर कंफर्टर ठीक करती उसने अपनी शर्ट पहनी थी और उठकर खिड़की पर आ गई। शाम के साए दूर दूर तक फैल रहे थे, मगर उसका दिल रोशन था, क्योंकि उसने किसी की ज़िंदगी बचाने का अहद किया था। उसे अपने महबूब शोहर को इस दुनिया की तलखी से दूर ले जाना था, लेकिन उसके लिए उसे यहाँ से अरहम को दूर लेकर जाना था। मगर कहाँ? उसे ऐसी जगह देखनी थी जहाँ माजी की कोई तलखी ना हो। वो अरहम को सबसे छुपा कर कहीं दूर ले जाना चाहती थी। उसका दिमाग तेज़ी से ताने बाने बुन रहा था। सब ठीक हो जाएगा, उसने खुद को यकीन दिलाया था। अरहम, आप तो मुझे कहीं घुमाने भी नहीं लेकर गए। वो वो दोनों वो दोनों उस वक्त लॉन में बैठे चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। तभी उसने मुंह बसूर का शिकवा किया तो वो मुस्कुरा दिया। कहाँ जाना है मेरी जान ने? हल्का सा झुककर उसने मोहब्बत से पूछा था। उसने पुरसोच अंदाज में अपनी थोड़ी पर उंगली रखी। अरहम को इस वक्त
کو ढलती शाम का एक बेहद खूबसूरत मंजर लगी थी। वहाँ जहाँ बस खुशियाँ हों, कोई गम ना हो, आप हो, मैं हूँ, हमारी मोहब्बत हो। वो एक जज्बे से आंखें बंद मीच कर बोली तो वो मबहूत सा हुआ था। भला वो कहाँ इस काबिल था कि उसे इतना प्यारा साथी मिलता। ऐसी जगह कहाँ ऐसी जगह कहाँ है, अब ये भी बता दें मोहतरमा। वो ज़रा झुका तो वो दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराई थी। आपकी बाहों में। उसने हाथ बढ़ाकर अपना उसने हाथ पर अपना हाथ रखे वो सच्चाई से गोया हुई, जबकि उसकी बात पर वो दिल से मुस्कुराया था। मुझे भी वहीं सुकून मिलता है। वो उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता बोला था। तो चले ना कहीं जहाँ बस मोहब्बत ही मोहब्बत हो, ना आपका गुस्सा, ना काम, ना लड़ाई। ठीक है मेरी जान, मैं कल तक सारे काम समेट कर टिकट करवाता हूँ। सच्ची में? वो बच्चों की तरह खुश हुई थी। मुच्ची में? वो भी उसी की तरह बोला तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। जिंदगी को उसे खुद सहल करना था। वो अपनी जिंदगी जो किसी माजी की तलखी की नज़र कभी नहीं कर सकती थी। आज का पूरा दिन उसने अपना काम ख़त्म करने में लगाया था। उसे पाकिस्तान टूर पर लेकर जाना चाहता था, मगर यहाँ काम भी नहीं छोड़ सकता था। इसलिए सारे काम निपटाते निपटाते उसे काफ़ी रात हो गई थी। उसके लिए गजरे लिए वो घर आया था। अंदर दाखिल होते ही उसकी नज़र सोफे पर मौजूद माहे पर पड़ी थी, जो शायद उसका इंतजार करते करते नींद की आगोश में चली गई थी। उसे उस पर रज कर प्यार आया था। वो क्यों इतनी अच्छी थी। उसे बाहों में भरे वो उसे ऊपर कमरे में लाया था। उसे बेड पर लेटाए वो प्यार से उसे देखने लगा। औरत को लेकर उसका नज़रिया बदल रहा था। वो खुद को खुशकिस्मत तस्वर कर रहा था। अगली सुबह बहुत रोशन थी। वो दोनों जल्द ही अपनी मंजिल पर रवाना हुए थे और हमने बाय रोड जाने का फैसला किया था। पूरे रास्ते वो उसका दिमाग खाती रही थी। वो ये सब पहली बार देख रही थी और वो मुस्कुराहट दबाए उसका इश्तियाक से भरपूर चेहरा देखकर सुकून महसूस कर रहा था। सफ़र तवील था और हमने रास्ते में एक होटल में गाड़ी रोकी थी, जहाँ से उन्होंने रात का खाना खाया था। और हम ये खाना तो बहुत मज़े का है, वो चटखारा लेते हुए बोली तो उसकी इस अदा पर अश्कर उठा। मेरी जान, जे चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तुम्हारे हाथ के खाने जितना लजीज नहीं है। ओहो, आपको तो बस मेरी तारीफ करने का मौका चाहिए। ये ना हो इस तारीफ से कहीं फूल कर मैं मोटी हो जाऊं। वो हंसकर बोली तो वो सर हिला गया। खाना खाकर वो साथ बने सराय में आए थे। कमरा छोटा था मगर बेहद साफ सुथरा। छोटा सा बेड, साइड टेबल और एक अलमारी और दीवार गिर शीशा। वो तो यहाँ की ही दीवानी हो रही थी। पूरी रात उसके सीने पर सर रखे उसने आने वाले दिनों की प्लानिंग की थी। अगले दिन वो लोग मरी पहुंचे थे और हम आराम नहीं करना ना, और हमको बिस्तर में मुंह दिए देख वो चीखी थी। तभी अचानक से अरहम ने उसका हाथ थाम कर उसे अपनी तरफ खींचा था और उसके लबों को अपनी गिरफ्त में लिया था। और फिर उसे बिना कुछ कहने का मौका दिए वो अपनी मनमानी पर उतर आया था और उसका लम्स पाते ही वो भी मदहोश हुई थी। तो वो मामूल से पहले ही उठ गई थी और अरहम को भी उठाकर खड़ा किया था, जो अब मासूम शक्ल बनाए उसे देख रहा था और वो जालिम बनी अपनी तैयारी मुकम्मल कर रही थी। ऐसे मत देखें, रात आपने तर्क खाया था जो मैं खाऊं, तो भाई मैंने तो आराम ही करवाया था, लेकिन मैं नहीं करवाऊंगी, चलें आप। उसका हाथ थामती वो बाहर बढ़ी थी और फिर अरहम ने उसे नतिया गली और कई मशहूर जगह दिखाई थी। अरहम जी कितना खूबसूरत है ना। सामने बने पहाड़ देख वो मबहूत हुई थी। वहाँ से उन्होंने बहुत कुछ खाया भी था और उसने अपने लिए पैक भी करवाया था। पूरा दिन गुजार वो वापस आए थे। अगले दिन उन्हें फिर आगे का सफ़र करना था। अगली सुबह इन लोगों ने आंसू झील का दौरा किया था। पूरा दिन आसपास की वादी घूमते वो बस एक दूसरे में मदहोश थे। ड्राई फ्रूट्स के दरख्त देख वो हैरान हुई थी। इतने सारे फलों के दरख्त और वहाँ मौजूद झीलें और दरिया। उसका बस चलता वो तो वहीं रह जाती। अरहम उसे ज़बरदस्ती अपने साथ होटल लाया था। तभी अचानक अरहम का फ़ोन बजा था, जिसे सुनकर वो ज़मीन पर बैठता चला गया। अरहम, क्या हुआ है अरहम? वो बदहवास सी आगे बढ़ी थी। सब खत्म हो गया है नूर, सब कुछ। क्या हुआ है, कुछ बताएंगे? मेरा बिजनेस डूब गया, घर नीलाम हो गया है, मैं सड़क पर आ गया हूँ नूर, मेरे पास कुछ नहीं रहा। वो रो रहा था। नूर को लगा उसका कलेजा नोच लिया हो किसी ने। अरहम, अल्लाह पाक और देंगे, आप क्यों ऐसे कर रहे हो? आपको कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा? प्लीज़ ऐसे मत करें, हम आज ही घर के लिए निकलते हैं, प्लीज़ रोए नहीं। उसे संभालती वो बेड तक लाई थी। मैं सोना चाहता हूँ प्लीज़। हाँ आप सो जाओ। उसे सुलाकर वो वहीं उसके पास बैठ गई और उसके सर में उंगलियां चलाने लगी और ये करते करते उसकी अपनी आंख भी लग गई। सुबह पहली फ्लाइट से वो लोग कराची वापस आए थे। उनके घर पर ताला लगा था और हमने वक्ती तौर पर एक छोटा सा घर किराए पर लिया था।
माहे नूर कदम कदम पर उसके साथ थी, उसे संभाल रही थी। ये सब कैसे हुआ वो खुद भी परेशान था। कोशिश कर रहा था सब कुछ रिकवर कर ले। अक्सर टेंशन में वो माहे को भी वे नुक्ता सुना देता, मगर वो चुप करके सुनती और फिर उसे गले लगा लेती और फिर वो सुकून महसूस करता। 3 महीने हो गए थे इन्हें यूं दरबदर हुए। माहे अपने अंदर आई तब्दीली महसूस तो कर रही थी, मगर हिम्मत नहीं थी कि उसे कुछ बता सके। वो सुबह का जाता, रात गए तक ही वापस आता। ऐसे में माहे को उससे बात करने का मौका ही नहीं मिलता था। आज भी तो थका हारा घर आया तो माहे ने उसके आगे गरम गरम रोटी डालकर रखी। खाना खाकर वो कमरे में आ गई। तभी अरहम कमरे में आया था। क्यों कर रही हो ये बताओ। हाँ, वो गुस्से में एकदम उसकी तरफ बढ़ा था। अरहम मेरी जान, क्या हुआ है आपको? क्यों छोड़कर नहीं जा रही? हाँ, कुछ भी तो नहीं मेरे पास, ना पैसा, ना गाड़ी, ना रुतबा। जैसे सब छोड़ के तुम भी छोड़ जाओ ना। वो हज़ियानी अंदाज में चीख रहा था। वो उसकी कैफियत अच्छे से समझ रही थी। क्यों जाऊं छोड़कर? हाँ, आपको बताएं क्यों जाऊं? क्या मैं बस आपकी खुशियों की साथी थी? अब बुरा वक्त पड़ा तो छोड़ जाऊं? भूल जाओ किस तरह बन के हर ख्वाहिश पूरी की, किस तरह बिन कहे हर ख्वाहिश पूरी की। अब मेरी बारी है तो मैं पीछे हट जाऊं? क्यों इतना कमज़ोर समझते हैं आप मुझे? मैंने मोहब्बत नहीं की थी, मगर आपसे खुद ब खुद हो गई। आपकी हंसी से, आपके गुस्से से, आपकी आंखों से, आपके हाथों से, आपके कपड़ों से, अपनी खुशबू से तो कैसे चली जाऊं? आप तो मेरे जीने की वजह हो। कैसे छोड़ जाऊं आपको? बताएं मुझे, एक वजह बता दें छोड़ जाने की। उसका गिरेबान पकड़े वो उसे झंझोड़ रही थी। अब अगर माहे आपसे अलग हो गई तो इस वक्त जब उसकी ज़िंदगी ख़त्म होगी, सुना आपने, जहाँ भी रखेंगे खुशी खुशी रह लूँगी, मगर आपका साथ चाहिए बस। आप होंगे तो सब बर्दाश्त कर लूँगी। तो ये गुर्बत क्या चीज़ है? कभी कुछ नहीं मांगूंगी, ना कपड़े, ना जेवर, ना बड़ा घर, सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए। और वो बस उसे यकटक देख रहा था। वो वाकई सबसे अलग थी। उसे लगा था वो भी उसे छोड़ जाएगी, मगर ये तो कुछ नहीं चाहती। उसे अपनी सोच पर अफसोस हुआ था, गुस्सा आया था। वो हमेशा उसकी तकलीफ का बायस बनता था। माहे, वो एकदम उसकी तरफ बढ़ा था। नहीं, माफ़ करूँगी, कभी माफ़ नहीं करूँगी। इस सब के लिए आपको आई समझ? उसे पीछे हटाती वो रोती हुई मुड़ी थी। तभी जोर का चक्कर आया और वो ज़मीन बोस होती हुई थी, मगर अरहम ने वक्त रहते उसे संभाला था। माहे, माहे क्या हुआ है? यूं ना करो, आंखें खोलो माहे प्लीज। वो दीवाना बना उस पर झुका कह रहा था, मगर वो होशो हवास से बेगाना उसकी बाहों में झूल रही थी। उसे उठाकर वो तेजी से बाहर निकला था। अब उसका रुख अस्पताल की एक तरफ था। वो उसे लिए अस्पताल आया था और अब बेसब्री से टहलता डॉक्टर के बुलावे का इंतज़ार कर रहा था, जो अंदर उसकी माहे का चेकअप करने में मसरूफ़ थी। अल्लाह जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत गुनहगार हूँ। बस मेरी माहे को कुछ नहीं हो प्लीज़। अल्लाह, मैं अब कोई शिकवा नहीं करूँगा, कोई शिकायत नहीं करूँगा। आपने उसकी शक्ल में मुझे इस दुनिया का बेहतरीन तोहफ़ा दिया है। वो मुखलिस है, सच्ची है। मैं गलत हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दें अल्लाह प्लीज़। वो अपने रब के हजूर गिड़गिड़ा रहा था। तभी डॉक्टर ने उसे अपने केबिन में बुलाया तो वो बेसब्रा बना जल्दी से अंदर दाखिल हुआ था। जी डॉक्टर, आप? जी मैं उनका हस्बैंड। देखें, आपकी वाइफ बहुत कमज़ोर है, ऊपर से उन्होंने किसी बात का सदमा लिया है। उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो ये सब बर्दाश्त कर सकें। मतलब? मैं समझा नहीं। और ना समझी से डॉक्टर को देखने लगा। आपकी वाइफ माँ बनने वाली है क्या? ये बात आपको नहीं पता? डॉक्टर ने कदरे हैरानी से पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया था। ओ देखें, अब उनका बहुत ख्याल रखना है, कोई टेंशन नहीं देनी, खुश रखना है। आई विल डॉक्टर। अब आप ले जा सकते हैं उन्हें। डॉक्टर के बोलने पर वो उसे लिए बाहर आया था। उसने माहे का हाथ थामना चाहा, मगर वो हाथ छुड़ाती टैक्सी में बैठ गई, जबकि वो शर्मिंदा हो गया। घर आकर भी वो बिना बात किए बिस्तर पर लेट गई। माहे, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत किया, बहुत गलत। वो पेशमान था। आप हमेशा यही करते हैं, आदत है मुझे। आप बेफिक्र रहें, मैं नाराज़ नहीं हूँ। गुस्से से बोलती वो रुख फेर गई। तभी उसने एक झटके से उसे उठाकर अपने रूबरू किया था। तो मेरी ज़िंदगी की पहली औरत हो जिसने हर हाल में मेरा साथ दिया है, मुझे छोड़ा नहीं, बुरा नहीं कहा, मुझे भरोसा करना सिखाया है तुमने। मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। उसे बाहों में भींचे वो फरियाद कर रहा था। माहे ने नरमी से उसके गिर्द हिसार बांधा तो वो पुरसकून हुआ। आने वाली सुबह उनके लिए खुशियाँ लाई थी। अरहम अपना केस जीत गया था और उसे उसकी सारी प्रॉपर्टी वापस मिल गई थी, और ये सब अपने आने वाले बच्चे के नाम किया था। जिंदगी फिर से अपनी डगर पर आ गई थी। वो बदल रहा था, वो बदल गया था। रूह से की गई मोहब्बत ने उसे बदल दिया था। 6 साल बाद
उफ, इनका क्या करूं अरहम, कहाँ हैं आप प्लीज। अपने बच्चों को देख वो रुहासी हुई थी, जिन्होंने पूरा घर सर पर उठाया हुआ था। 6 साल में 4 बच्चे। वो घन चक्कर हो गई थी। अरहम के सामने शरीफ बने वो उसे तिगनी का नाच नचा देते थे, मगर उनकी यही शरारत उस घर की रौनक थी। अरहम का खानदान नहीं था, उसकी ख्वाहिश थी उसका घर हो, उसके बहुत सारे बच्चे हों। और अब वो उसके बहुत सारे बच्चों के बीच बैठी उनकी शरारतों पर हंस रही थी, क्योंकि जानती थी कभी कभी बच्चों के साथ बच्चा बनकर ही उन्हें समझाया जा सकता है। लें जी, ख़त्म शुद आज की शॉर्ट स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी है, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।